हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 48 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं आउट ऑफ 70। ठीक है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग का क्या नाम है? तो के गायक कौन है? आतिफ असलम इसके गायक हैं। थीम सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। क्रिटिक चॉइस अवार्ड में बेस्ट फिल्म एनोरा को चुना गया है। इसके अलावा सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अभी चीन के चांग ई 8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल होने की घोषणा की है। ये मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक कैटेगरी में सेकंड सबसे ज्यादा डाउनलोडेबल ऐप बन करके इतिहास रचा। और उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला ये हिमाचल प्रदेश में रखी गई। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। और अब क्विज वगैरह भी सॉल्व कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो जाकर के कर लेना एमजीटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये विश्व दलहन दिवस। ठीक है ना, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी थीम भी पूछी जाती है। चलिए, 2025 की थीम ये पीपीटी में लिखना मिस हो गया था, तो इसको मैंने लिख दिया है। 2025 की थीम ये है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। 2024 की थीम थी पल्सेस डाइवर्सिफाइंग एग्री फूड सिस्टम। ठीक है ना, तो ये ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम है। तो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था और 2019 से विश्व दलहन दिवस के रूप में वर्ल्ड पल्सेस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। अब फरवरी महीने का अगर दिवस रिवीजन करवाना चाहूँ तो देखो, 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अभी ये 10 फरवरी याद रखना वर्ल्ड पल्सेस डे। अगला, हाल ही में नवाब सलाम इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको। नवाब सलाम जो है ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एक्चुअली में वहां पर 2 सालों से ना अंतरिम सरकार चल रही थी, कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही थी। 2 सालों के बाद वहां पर अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और नवाब सलाम वहां पर बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके हैं। तो ये अब होंगे, इन्होंने नए गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है और अब प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री तो नियुक्ति पहले ही घोषणा हो गई थी, लेकिन वहां पर अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई थी। तो बाकायदे इन्होंने कैबिनेट का गठन कर दिया है, सरकार का गठन कर दिया है और अब ये वहां पर प्रधानमंत्री होंगे। और राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन, ये भी मैंने आपको बताया था जोसेफ ऑन को जब नियुक्त किया गया था। तो ठीक है। लेबनान एक्चुअली में पिछले दिनों में काफी चर्चे में रहा है हिजबुल्लाह की वजह से, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो कमांडर था नसरल्ला, हसन नसरल्ला, उसको इसराइल ने मार गिराया था। और उसके बाद से ही वहां पर मतलब उसके पहले 2022 से ही वहां पर गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और 2 साल के बाद यहाँ पर सरकार बनाई गई है अब, और ये राष्ट्रपति बन गए हैं, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोनों का नाम याद रखना। वैसे लेबनान की राजधानी बैरूत होती है, लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा होती है। आइए देखते हैं लेबनान है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे तो इधर पाकिस्तान छोड़ो, ईरान छोड़ो, इराक छोड़ो, सीरिया छोड़ो, इधर आपको ये देश मिलेगा लेबनान। ये है लेबनान। ठीक है। नीचे इसराइल है और लेबनान में हिजबुल्ला रहता था। इसराइल में इधर इधर फिलिस्तीन है। ठीक है ना, इधर गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप पर हमास रहता है। अभी हाल ही में हमास के लड़ाकों के बीच में और इसराइल के बीच में हुआ है सीज फायर का समझौता। ठीक है। ये समझौता क्या है कि इसके तहत दोनों आपस में अपने कैदी जो है, जो बना करके बंधक बना कर रखे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। ये समझौता लंबा चल रहा है, मार्च तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बीबीबीपी यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके तहत निम्न में से कौन सी पहल को लागू की? तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने अभी कई पहल शुरू की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। इनमें से कुछ यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसे निर्भया कढ़ी, मो गेल्हाजिया, स्वर्ण कालिका। उपरोक्त सभी यहाँ पर दिखते हैं, अभी आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे।
ये सारी योजनाएं गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो सभी योजनाओं को, सभी पहलों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मो गेल्हा जिया मतलब मेरी प्रिय बेटी, निर्भया कढ़ी मतलब निरकली, कल्पना अभियान ये ढेंकानाल जिला में, गंजम जिला में ये दोनों, और स्वर्ण कालिका ये केंदुझोर जिला में, वीरांगना योजना देवगढ़ जिला में। ये सभी अलग अलग जिलों में अलग अलग पहल शुरू की गई है विमेन एम्पावरमेंट, खास करके गर्ल एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा, कल शाम को मैंने एक वीडियो दी थी आपको, ठीक है, कि आजकल सोशल मीडिया पर किस प्रकार से अश्लीलता परोसी जा रही है, और इसको लेकर के अभी केस भी हुआ है, मामला कल से मुद्दे पर है और ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर वगैरह पर। तो मैंने कल वीडियो बनाई हुई है एक, उसको जरूर देखिएगा। वो मतलब किसी एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन समाज से रिलेटेड है। उसको जरूर देखिएगा आप, जिससे आप अपने जो छोटे हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको चीजें सिखा सको, समझा सको, और उनको सही रास्ते पर ले जा सको, गंदी लत की तरफ ना ले जाओ। कल शाम वाली वीडियो जरूर देखना आप लोग। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं, क्योंकि उड़ीसा ने ये पहल शुरू की है। उड़ीसा के नए सीएम हैं मोहन चरण मांझी, बीजेपी पार्टी से। कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। राजधानी इसकी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में है चिल्का झील। जब भी चिल्का झील आती है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, भारत में। दूसरा, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। भारत की पहली रामसर साइट यही घोषित की गई थी। तीसरा, ये किस प्रकार की झील है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो लैगून झील है ये। क्या है? लैगून झील, खारे पानी की। यहाँ पर अंसुपा झील भी है, कांजिया झील भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और चंदका हाथी विहार है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। पहला सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन का नेशनल पार्क, जो कि है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसके अलावा घुमरा, छाऊ, संवारी संचार, पैका, गरुड़ वाहन प्रमुख लोक नृत्य हैं। और अगर हम लोग उड़ीसा में यहाँ पर सीटों की बात करें, जिलों की बात करें, तो जिलों की संख्या 30 है। यहाँ की विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो पेरिस एआई समिट ये शुरू हो चुका है, और इसमें सह अध्यक्षता कर रहा है भारत और फ्रांस। सह अध्यक्षता मतलब क्या होता है? जैसे आप सुनते हो ना, फाउंडर, को फाउंडर। तो फाउंडर मतलब एक, को फाउंडर मतलब कि कोई सह संस्थापक होगा। ऐसे ही अध्यक्षता मतलब कि कोई एक अध्यक्षता कर रहा है, और सह अध्यक्षता मतलब कि कोई एक से अधिक लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस बार 2 लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत और फ्रांस। तो भारत के तरफ से नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री, और इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये फ्रांस की तरफ से। तो दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं किसकी? पेरिस एआई समिट की। बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने वाली है। पीएम मोदी गए हुए हैं यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट समिट इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम पर एआई को कैसे रेगुलेट करना है, ये इस समिट से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख रहे हो पिछले दिनों में डीप सीक हुआ, इसके अलावा चैट जीपीटी हुआ, ऐसे बहुत सारे टूल आ रहे हैं जो डरा दे रहे हैं एक प्रकार से। क्यों डरा दे रहे हैं? अपनी अपनी क्षमताओं को दिखा करके, वो भी ये दिखा करके कि हम भाई अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, फिर भी देखो कितने कारनामे कर सकते हैं। तो इसको लेकर के सरकारों में डर भी है कि भाई इससे बहुत सारे इसके घातक परिणाम आ सकते हैं। डीप फेक जैसी चीज़ें आ सकती हैं, साइबर सिक्योरिटी से, साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसको सही दिशा में ले जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर एआई समिट हो रही है। अब आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी एआई समिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस समिट में बहुत सारे देश भी हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ भी हिस्सा ले रहे हैं। तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, कई कंपनियों के सीईओ हैं, ये सब जुड़ रहे हैं। इनको सबको बताया जाएगा कि भाई सही तरीके से आपको चलना है, एथिकल तरीके से, जिसके इससे भविष्य में दुष्परिणाम ना देखने को मिले। तो फिलहाल अब इसमें फ्रांस ने घोषणा की है कि इससे 109 बिलियन यूरो इनका एआई में निवेश करना है। चीन की रणनीति यह है कि डीप सीक चैटबॉट ये लॉन्च किया जाए, लॉन्च किए हुए हैं जैसे कि आपने देखा है। भारत की भूमिका क्या है कि एआई की पॉलिसी में जो जिम्मेदारी है, समावेशिता है, इसको बढ़ावा दिया जाए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर कोई गड़बड़ होती है आगे ना, तो जिस देश का ये एआई सिस्टम है, उस देश को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऐसा नहीं करना होगा कि भाई हमने तो बना दिया, अब हमसे नहीं मतलब, क्या हो गया ये। ठीक है, तो फिलहाल अमेरिका, चीन, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अध्यक्षता भारत और फ्रांस मिलकर के कर रहा है। भारत और फ्रांस काफी क्लोज हो रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा कि 2015 में
जब आईएसए स्थापित हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसकी भी अध्यक्षता भारत और फ्रांस मिलकर ही कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी हम लोग को चेयरमैनशिप कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग को चेयरमैनशिप कर रहे हैं, ठीक। फ्रांस की बात करें अगर आप, तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में पहुंचोगे तो यहाँ सबसे बड़े जो देश है ना, दो चार देश ही हैं यूरोप में जो बड़े बड़े हैं। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, इसके बाद यूके हुआ। इनमें फ्रांस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रांस है, राजधानी इसकी पेरिस होती है। मैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यूरो यहाँ की करेंसी है। पेरिस में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है भाई, बताओ। पेरिस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अगला, इसके अलावा अपनी भी जो बुक आई हुई है इसको भी आप परचेज कर सकते हो। देखो, बुक परचेज करने के लिए सिंपल से क्या करना है कि यहाँ व्यू प्रोडक्ट लिख करके आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और जा करके इसको ऑर्डर कर दीजिए। अगर आप 2025 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये बुक ले करके रख लेनी है और पढ़ना शुरू कर देना है अभी से। नहीं तो क्या होता है, जब एग्जाम का डेट अनाउंस होता है ना, तब बुक ऑर्डर करते हो, तब पढ़ने बैठते हो, फिर कहते हो पूरा तैयार नहीं हुआ। भाई ये वन लाइनर नहीं है, इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा आपको, इसलिए इसको ऑर्डर करो अभी। और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट आपका बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 239 रुपए का या 299 रुपए का रिचार्ज करा लेते हो, ठीक है ना, 299 का हो गया है हर महीने, और लिए साल भर का कंटेंट आपको मिल रहा है 169 में, 169 में है, ठीक है ना। और कुछ ऑफर वगैरह चलते रहते हैं उसमें, डिस्काउंट वगैरह, तो वो उनकी तरफ से और भी डाउन हो जाता है। तो इससे आपका साल भर का कंटेंट तैयार हो रहा है। और लेकिन जब आप इंतजार करोगे कि एग्जाम आ जाए तब हम ऑर्डर करें, तब आए हमारे पास किताब, तब हम पढ़ना शुरू करें, तब कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए बुक को पढ़ना शुरू कर दो। 2025 में बहुत सारे एग्जाम लगे हैं, सब में ये काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी कौन से राज्य करेगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, झूमुर महोत्सव है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, झूमर मत कर देना, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, झूमुर महोत्सव असम की बात यहाँ हो रही है। और राजस्थान भी अगर ऑप्शन में दिख गया ना, तो समझ लो 80% लोग गलती करके आएंगे। असम जो है, असम में झूमुर महोत्सव आयोजित किया गया। झूमुर महोत्सव कुछ इस प्रकार से होता है, ये इनका फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तलाश में है। ये चाह रहे हैं भाई कि 7,500 से अधिक नृत्यकार आएं और झूमुर करें, झूमुर झूमुर करके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। तो क्या पता बन भी जाए, बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। 24 फरवरी को ये बात होगी। विश्व का सबसे बड़ा झूमुर महोत्सव ये होने जा रहा है। 7,500 से आधा ज्यादा नृत्य कलाकार इसमें शामिल होंगे। असम के नाम ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। असम सबसे बड़ा बिहू प्रदर्शन करके ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, ठीक है, पिछली बार अभी बनाया था। तो अब दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा नृत्य के मामले में। खैर, झूमर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इसीलिए कंटेंट में देखो, कंटेंट आपको मैं समझता हूँ कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, इसीलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, मैं लिख देता हूँ स्पष्ट तरीके से। झूमर राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि झूमुर जो है महोत्सव ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। डाउट लेस रहो, ऐसे ही कंटेंट आपको बुक पे भी मिलेंगे, स्टैटिक भी मिलेगा। चलिए अगला, फरवरी 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अभी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल माना जा रहा है मणिपुर में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इनकी सरकार गिरने वाली थी और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला था। अभी जल्द ही वहां पर वहां की विधानसभा में होने वाला था, सेशन चलने वाला था, उनकी विधानसभा का, असेंबली का कह सकते हैं। लेकिन उस सेशन में सुगबुगाहट ये थी कि जो विपक्षी दल हैं वो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। अब अविश्वास प्रस्ताव तो ला रहे थे, हालांकि ये हैं बहुमत में, 60 में से 37 बीजेपी के हैं, उसके बाद एनडीए अलायंस को मिला दिया जाए तो लगभग 47 के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी इनको डर इस बात का था कि इनके ही बहुत सारे विधायक इनके खिलाफ रहे थे और पिछले दिनों में, तो इस वजह से इनको डर इस बात का था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो कहीं इनके कुछ विधायक अपोजिशन में ना वोट कर दें, जिस वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार खो बैठे। और अगर अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार खो बैठेंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कुछ ना हो, इससे पहले ही आकर के गृह मंत्री जी से मुलाकात की और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया था ना, जब अभी 5 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, 9 राज्यों में शायद राज्यपाल नियुक्त हुए थे तब।
तो अजय कुमार भल्ला जब यहाँ राज्यपाल नियुक्त हुए और उन्होंने उनसे ये इस्तीफा उनको दे दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा देता है। और एक और कारण हालांकि माना जा रहा है, कुछ ऑडियो भी वगैरह इनकी लीक हुई थी जिसमें ये कहते पाए जा रहे थे कि ये दंगे भड़काने को तवज्जो दे रहे थे। आप देख रहे हो वहाँ 2 साल से दंगे चल रहे हैं, तो इनकी उस ऑडियो लीक की वजह से भी इनको डर था कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए, तो सरकार गिर जाए इससे पहले इस्तीफा दे दो। 2017 से मणिपुर के ये सीएम हैं, 12वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। नोंग थोम बीरेन सिंह या कहें एन बीरेन सिंह इनका पूरा नाम है, बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर के बारे में अगर बात करें तो इम्फाल राजधानी होती है, यहाँ पर पड़ेगा मणिपुर। अब मणिपुर किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर नागालैंड पड़ता है कि नीचे मिजोरम पड़ता है, इसको सही से याद कराने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आपको लिख देना है ऐसे नागमणि। नागमणि है ना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में कि कौन सा राज्य किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, और यहीं पर होती है गलती लोगों से। तो नागमणि कैसे याद करोगे, ये मणि है, मणि ऊपर है, ऊपर ये नाग है, नाग कर दो नागमणि, ऐसे पढ़ते आओगे ना सीधा सीधा। तो यानी कि नागालैंड ऊपर मणिपुर नीचे, और नीचे है मिजोरम। ठीक है, तो यानी मणिपुर अपना बॉर्डर किससे शेयर करेगा, नागालैंड से, नीचे मिजोरम से, इधर असम से और इधर म्यांमार से। खैर, लोकटक झील है यहाँ पर। लोकटक झील के ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ना, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये झील के ऊपर है तो ये शिफ्ट होता रहता है। तो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा से भी क्वेश्चन बनता है मणिपुरी, और यहाँ पर बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं। तो सीएम का पद तो अब खाली हो गया है, देखना होगा कौन सीएम वहां पर बनेगा। ठीक है, और अजय कुमार भल्ला जो है ये यहाँ के गवर्नर है, अभी नए ही बनाए गए हैं। यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं, 16 जिले हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट है। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया? तो आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण ये बना लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन को भी हम लोग कंगारू ही कहते हैं। खैर, तो ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है कि प्रोड्यूस किया है फर्स्ट कंगारू एम्ब्रॉय यूजिंग आईवीएफ, कंगारू भ्रूण बना लिया है। अब इससे क्या होगा कि कंगारू की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं ना, उनको संरक्षित किया जा सकेगा। ठीक है ना, लैब में ही ये ऐसे भ्रूण तैयार करेंगे और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके ये बनाए हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त मार्सुपियल यानी थैलीधारी प्रजातियां जो है, वो कंगारू में भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो उसमें जो थैलीधारी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नाम की पत्रिका में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे भारत के प्रोस्पेक्टिव में, तो ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप नीचे आओगे तो देखिए ये जो ये लाइन गई है ना, ये कौन सी लाइन है पता है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा पर। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ये आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने आपको बताया कैनबरा। अगला, हाल ही में किसको इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? इस्पात मंत्रालय में निदेशक डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील नियुक्त किए गए हैं कौन? मैमून आलम। मैमून आलम जो है ये आईआरएस हैं यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और ये नियुक्त किए गए हैं, चार्ज लिए हैं डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। ओके, 5 वर्ष या अगले आदेश तक इनकी नियुक्ति की गई है। अगला, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता रहे सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये नमीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नमीबिया, नमीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, वहाँ के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ऐसे वहाँ पर ये भी फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। और स्वतंत्रता नेता थे, क्योंकि स्वतंत्रता इन्होंने दिलाई, उसके बाद राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने सैम नुजोमा। तो इनका निधन हो गया है, ये आपको दिख रहे हैं सैम नुजोमा। ठीक है, ऑफिशियल तौर पर नमीबिया के राष्ट्र के संस्थापक पिता या फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है। 1990 से 2005 तक 3 कार्यकाल इन्होंने लगातार कंप्लीट किए, 5-5 साल के। राजधानी अगर बात करें नमीबिया की तो विंडोएक है, नमीबियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं नंगोलो मबुम्बा। अच्छा, एक चीज और नमीबिया से याद आया, अगर आपको याद हो तो नमीबिया से चीते लाए गए थे, याद है? सबसे पहले 8 चीते लाए गए थे, कहाँ लाए गए थे भाई? कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है।
ये बात याद रखना। उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए जाने शुरू हुए हैं और साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लंबी डील करी हुई है 100 चीतों के लिए, लेकिन सबसे पहले नमीबिया से ही लाया गया था और भारत में इकलौता कुनो नेशनल पार्क है जहाँ पर चीते हैं। चलिए, नमीबिया देखोगे आप मैप में तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे अफ्रीका में क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में भी आप नीचे आ जाओगे तो कल मैंने आपको नीचे दिखाया था साउथ अफ्रीका, जहाँ पर होने जा रहा है G20 इस बार, और उसके ऊपर आपको यहाँ नमीबिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अक्सर मैं आपको मैप, अक्सर क्या मतलब हमेशा जब भी मैप दिखाता हूँ तो भारत के प्रोस्पेक्टिव से दिखाता हूँ। ऐसा इसलिए जिससे आपके मन में ये याद रहे कि किस साइड पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है लोकेशन। नहीं तो क्या हो, अगर मैं केवल नमीबिया का दिखा दूं तो आप समझ ही नहीं पाओगे नमीबिया है कहाँ पर, अफ्रीका में पड़ता है कि भारत कहाँ पर है, भारत किस तरफ। इसलिए ये पढ़ने का तरीका आप बना लीजिए अपना भी, कि जब भी आप कोई देश देखिए तो उसको भारत के प्रोस्पेक्टिव में देखिए, कहाँ से किस तरफ जाना पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है। कई कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं जो कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको आधा पता रहता है आधा नहीं। तो ऐसे केसेस में आप महाद्वीप या महासागर इन सबसे आइडिया लगा करके वो चीज़ें हल कर सकते हो। ये चीज़ें तुरंत नहीं समझ में आती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आगे बहुत मदद करती है। अगला, हाल ही में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन, इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीत लिया है CIL ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने। कोल इंडिया लिमिटेड अब तो महारत्न कंपनी बन गई है, तो इसने अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है ना, इसको ऑनर किया गया है किसमें? 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में। इनके चेयरमैन है PM प्रसाद, इन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड। और कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1975 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और ये महारत्न कंपनी है, PM प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। अगला, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितनी वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं? खत्म हो गया। चलिए, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, अभी जाइए मत, अभी आप क्वेश्चन ऑफ द डे और लास्ट डे का क्वेश्चन देख लीजिए। कल मैंने पूछा था जोमेटो के संस्थापक कौन है, तो दीपेंद्र गोयल हैं। बाकियों के भी मैंने आपको कहा था लिखने का, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात है। असनीर ग्रोवर ये भारत पे के को फाउंडर थे। निखिल कामत अब हटा दिए गए हैं इसलिए थे कहा मैंने। निखिल कामत जो है ये जेरोदा के फाउंडर हैं और समीर निगम जो है फोन पे के हैं। विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत है 38वें स्थान पर। आपको आज क्या बताना है? आपको आज बताना है कि बताओ बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल एंड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख करके जरा बताओ। ऑप्शन बहुत अच्छा लिखा गया है। तो चलिए, दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए और डिटेल जो भी हो आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम बुक को ऑर्डर करिए और जनवरी वगैरह की ई बुक भी आ गई, इसको भी आप ले सकते हैं।